अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वाटर और डाइटरी फाइबर। वाटर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वाटर मोर देन हाफ बॉडी वेट, पानी हमारे जिस्म का जितना भी वजन हो उसमें से हाफ से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल होगा। 90% फ्लूइड ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फ्लूइड है, खून है, जो भी चीज है उसमें 90% जो कंसंट्रेशन है वो वाटर की होगी। रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन है जो इंसान के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं वो पानी की मौजूदगी में होगी, और अगर पानी ना होगा तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा। पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, पानी जो है वो हिस्सा लेता है खुराक के हाजमे के प्रोसेस में। अगर पानी ना होगा तो खुराक अच्छी तरह से हजम नहीं हो सकेगी और सॉलिड फॉर्म में आगे चली जाएगी, जिसकी वजह से कोलोन का कैंसर या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, किस तरह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे अगर फर्ज करें किसी बंदे को हीट लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो उसे पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीना आएगा, पसीना उसकी स्किन के ऊपर रहेगा, जैसे ही वो इवेपोरेट होकर बाहर निकलेगा वहां पर मौजूद जितनी भी हीट होगी वो उसको अपने साथ ही लेके उड़ जाएगा, जिसकी वजह से हीट जो है वो कम हो जाएगी। पानी काम ये करता है कि पूरे जिस्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म की हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस जगह पे चाहिए, जिस जगह पे पसीना आना है उस जगह पे भी। जब इंसान को गर्मी लगती है तो उसे पसीना आता है। पसीना आना कूलिंग इफेक्ट है ताकि बंदे को ठंडक महसूस हो। तो जैसे ही पसीना आएगा तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? पानी की जरूरत होगी। पसीना आएगा वो अपने साथ उस जगह से हीट भी लेके उड़ जाएगा और बंदे को थोड़ी बहुत ठंडक महसूस होगी। स्वेटिंग रिलीज हीट फ्रॉम बॉडी, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, अगर जिस्म के सेल से पानी ज्यादा मिकदार में निकल जाए तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन की एक निशानी ये है कि आप अपने जिस्म के ऊपर कोई चुटकी भरें और छोड़ें, अगर तो वो स्लो स्लो वापस जाए तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन, और अगर एकदम से फौरन से ही नीचे चली जाए तो इसका मतलब है आप फुली हाइड्रेटेड हैं, आपको पानी की मजीद मिकदार की जरूरत नहीं और ना ही आपके जिस्म से पानी बाहर निकला है। सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर ज्यादा मिकदार में डिहाइड्रेशन हो गई है, सारा ही पानी निकल गया है, अगर बॉडी फ्लूइड के 85% पानी निकल गया है तो फिर सेल कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन, क्योंकि उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा हो जाता है, पानी सारा उससे निकल जाता है, सारी ऑर्गेनेलिज एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाती हैं, वर्क खत्म हो जाता है। उसके बाद है डाइटरी फाइबर, हम जो भी चीज खाते हैं वो इंसान हजम कर लेते हैं, जो चीज हजम नहीं हो सकती वो सेल वॉल के अंदर पाया जाने वाला सेलुलोज है। हम जो भी सब्जी खाते हैं, कोई फल खाते हैं, उसके सेल्स के अंदर जो सेलुलोज मौजूद है वो हमारे जिस्म के अंदर हल नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर, खुराक के अंदर ऐसा मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसे डाइटरी फाइबर कहते हैं। कैन नॉट डाइजेस्ट, डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। सेलुलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ वेजिटेबल, इंसान उस चीज को जो कि सेलुलोज जिसका नाम है, जो कि सेल वॉल ऑफ वेजिटेबल्स या प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, उसको हजम नहीं कर सकता, इसलिए इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर, इसलिए उसको डाइटरी फाइबर कहते हैं। डाइटरी फाइबर के बेशुमार फायदे, इसका एक फायदा यह है कि स्पीड ऑफ पैसेज ऑफ फूड थ्रू गट, यानी कि मेदे से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की जो रफ्तार है उसको बेशुमार तेज कर देता है, ताकि गुंजाइश बनती जाए अगली खुराक आने की, खुराक ठहरे ना। अगर खुराक ठहर जाएगी तो कैंसर हो जाएगा। ये जो कोलोन है, प्रॉक्सिमल कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन वगैरह वगैरह, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से हैं या जो कोने हैं उनके ऊपर कैंसर होने के खतरात होंगे अगर डाइटरी फाइबर इंसान बिल्कुल ना खाए। उसके अलावा इसका फायदा है रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है? खुराक स्लो हो जाती है, पानी उसके अंदर से ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाती है जो वेस्ट मटेरियल है, जिसकी वजह से जो पखाना है वो बाहर खारिज करने में बड़ी दिक्कत होती है, उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अगर आप डाइटरी फाइबर खा रहे हैं तो स्पीड ऑफ पैसेज ऑफ फूड थ्रू गट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो खुराक की रफ्तार है उसको तेज करती है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगी। उसके बाद absorb cholesterol and so reduces the blood cholesterol level। अगर एक बंदा ज्यादा फैट वगैरह खा रहा है तो उसे चाहिए सब्जियां या फल वगैरह भी ज्यादा खाए, कच्ची सब्जियां, गाजर, शलजम, मूली वगैरह इस तरह की चीजें ज्यादा खाए, ताकि उसके खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो उसने खुराक उसने खाई है, उससे जो जज़ब होकर ब्लड के अंदर गया है वो ज्यादा से ज्यादा किधर जज़ब हो जाए? डाइटरी फाइबर में, और डाइटरी फाइबर अल्टीमेटली बाहर खारिज हो जाते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल।
तो एक बंदा जिसने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल खा लिया है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, या जिसने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली फूड मुसलसल वो खा रहा है, तो उसका ब्लड लेवल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा होगा। अगर वो डाइटरी फाइबर ज्यादा खाए तो डाइटरी फाइबर उसके खून से कोलेस्ट्रॉल को जज़ब कर लेंगे और आखिरकार वो निकल ही जाएंगे जिस्म से। तो जब निकलेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बाहर निकाल देंगे, लिहाजा बंदे का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। वैसे तो बैलेंस्ड डाइट हम कहते हैं मिल्क को, दूध जो है वो बैलेंस्ड डाइट है, उसके अंदर हर चीज प्रेजेंट होगी, पानी भी, न्यूट्रिएंट्स भी, डाइटरी फाइबर भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज होगी दूध के अंदर। लेकिन बैलेंस्ड डाइट की वैसे अगर तारीफ करें तो डाइट व्हिच प्रोवाइड ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स, एक ऐसी खुराक जिसके पास या जो प्रोवाइड करे, जो दे वो सारी जरूरी चीजें जो कि इंसान की ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उसकी डिवीजन के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी सस्टेन ऑफ लाइफ के लिए जरूरी हो। तो नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन से होंगे? कंटेन वाटर, न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर, हर वो चीज हो, न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें एनर्जी मिले, वाटर ताकि हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो सके, उसके अलावा डाइटरी फाइबर ताकि जो खुराक हमने खाई है वो स्पीड के जरिए हमारे कोलोन से या हमारे गट से निकलती जाए, स्टे ना करे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, कोई डिजीज वगैरह ना हो। तो एक ऐसी खुराक जिसके अंदर सारी नेसेसरी चीजें जो कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सस्टेन के लिए चाहिए, वो सारी चीजें मौजूद हों, तो उसे हम कहते हैं ये बैलेंस्ड डाइट है। इसकी एक एग्जांपल है दूध। दूध एक बैलेंस्ड डाइट है, उसके अंदर हर चीज होगी, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, हर चीज होगी उसके पास। अब हमारे पास है बैलेंस डाइट के बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ डाइट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एज, विद जेंडर एंड विद एक्टिविटी। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि किस जानदार को या किस एज की उम्र के एज के जानदारों को, किस जेंडर के जानदारों को ज्यादा खुराक चाहिए, किनको कम चाहिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ डाइट, यानी कि खुराक का ताल्लुक, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, और एनर्जी की जरूरियात विद एज, उम्र के लिहाज से। अभी जेंडर की बात नहीं हो रही। जो बच्चे होते हैं जो कि अभी बढ़ोतरी की उम्र में होते हैं, जैसे टीन एज बॉय कह लें, टीन एज गर्ल कह लें, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लिहाजा डाइट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। खुराक खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, लिहाजा अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है खुराक की उन्हें ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू अडल्ट एंड ओल्डर मैन। जो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, 20 से ज्यादा साल उनकी उम्र हो जाती है, या 15, 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं, या जो बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, उनको इतनी खुराक की जरूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल, 12, 13, 15 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा खुराक की जरूरत होती है ताकि उन्हें ज्यादा एनर्जी मिले, वो अपना कद भी बढ़ा सकें, अपनी जिस्मानत भी बढ़ा सकें, अपनी मेंटल एबिलिटीज भी बढ़ा सकें, और अपने आप को इस काबिल कर सकें कि वो इस माशरे में सस्टेन रह सकें। रिलेशनशिप ऑफ डाइट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एज, चिल्ड्रन एट एज ऑफ 13 एंड 15 नीड मोर एनर्जी। 13 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब उन्हें ज्यादा खुराक चाहिए, बिकॉज न्यू सेल्स आर फॉर्म सो नीड मोर एनर्जी। इस एज में क्योंकि जेनेटिक जो सेक्सुअल चेंजेस हैं वो भी आ जाती हैं, उनके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, नए नए सेल भी बनते जाते हैं, बच्चा अपना ग्रोथ भी करता रहता है, डिवीजन के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर जो बच्चा अभी जवान हो रहा हो तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लिहाजा उसे ज्यादा खुराक की जरूरत होगी एज कंपेयर टू जो अडल्ट हैं, जो जवान हो चुके हैं या फिर जो बूढ़े हो रहे हैं उनकी निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन ऑफ डाइट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट विद जेंडर, जिन्स के लिहाज से। औरतों के अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन रेट है वो स्लो होता है, उन्होंने भागना चलना नहीं होता, उन्होंने कोई मुश्किल काम बाहर घर से निकल के नहीं करना होता, कोई ऐसा काम जो कि तेज भागने वाला हो, या वैसे भी
कुदरत की तरफ से उनके जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट रिएक्शन है वो स्लो होता है। लिहाजा एक जानदार जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट स्लो है और एक जानदार जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई है, मेटाबॉलिक रेट हाई वाले को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसका मतलब है उसको ज्यादा खुराक की भी जरूरत है। तो मैंने आपको बताया कि औरतों के अंदर मेटाबॉलिक रेट स्लो है, लिहाजा उन्हें खुराक की भी कम जरूरत है, उन्हें एनर्जी की भी कम जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल ये खाना ना दें या उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं है, बिल्कुल है सही है, लेकिन स्लाइटली चेंज है, बिल्कुल थोड़ी सी कम होगी औरतों की निस्बत। और वो औरत जो मर्दों की निस्बत ज्यादा काम करती है उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये इस टॉपिक में हम बात करेंगे विद एक्टिविटी। एक मर्द अगर सारा दिन बैठा रहता है तो उसे कम एनर्जी की जरूरत है, उसने कोई मेटाबॉलिक रेट नहीं करना, वो बैठा हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर एक औरत मजदूरों के साथ काम कर रही है, भट्ठे पे काम कर रही है, तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई है इस वक्त। आम अगर जनरल बात की जाए, अगर एक औरत और एक मर्द बैठे हुए हैं या दोनों यकसा काम कर रहे हैं तो फिर उसमें मर्द को थोड़ी बहुत एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ डाइट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एक्टिविटी। काम के लिहाज से एक मर्द, दो मर्दों की बात कर लें, एक मर्द अगर बैठा हुआ है उसने सारा दिन कोई काम नहीं करना, और एक मर्द अगर मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी करने वाले को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। एक मर्द अगर बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, और एक मर्द अगर ऑफिस में बैठ के मेंटल काम कर रहा है तो इसका मतलब है जो ऑफिस में बैठा हुआ है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसका मतलब है उसको ज्यादा खुराक की भी जरूरत है। इसी तरह अगर जेंडर के लिहाज से भी देख लिया जाए एक्टिविटी को, अगर एक मर्द बैठा हुआ है उसको एनर्जी की जरूरत कम है, और अगर एक औरत काम कर रही है तो उसको एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट का ताल्लुक किससे भी है, एक्टिविटी से भी है। एक मर्द अगर बैठ के ऑफिस में काम करता है और एक मजदूर भट्ठे पे काम करता है या रोड पे काम करता है तो मजदूर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए और उसे खुराक भी ज्यादा चाहिए।